Hey everyone, this is Shazli and welcome back to the official platform of UGC NET ADA 24/7. जून 2023 रिजल्ट्स आउट हुए एंड यूजीसी नेट कॉमर्स से आज एक एस्पिरेंट हमारे साथ में है जिनका नाम है दिव्या शालिनी, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया यूजीसी नेट कॉमर्स में विद 99.50 परसेंटाइल. सो लेट्स वेलकम शालिनी. सबसे पहले तो दिव्या, वेरी वार्म वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ यूजीसी नेट ADA. थैंक यू मैम. ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करें रिजल्ट्स आए, कैसा लग रहा है क्वालिफाई करके जेआरएफ कॉमर्स के अंदर? सबसे टफ कैटेगरी मानी जाती है कॉमर्स के अंदर क्वालिफाई करना, तो कैसा लग रहा है सबसे पहले तो? बहुत अच्छा लग रहा है, सोचे नहीं थे. अच्छा. ओके, तो मतलब रिजल्ट आया जैसे, मतलब पहला अटेम्प्ट था ये आपका या इसके पहले आपने दिया है अटेम्प्ट? हाँ, दिया है. ओके, तो इस बार जैसे मतलब वो रिजल्ट देख के जो वो इनिशियल इंस्टिंक्ट आती है ना देखने के बाद में, वो जो फीलिंग थी वो कैसी थी? दोबारा 2-3 बार से फिर से चेक कर रहे थे कि वो क्वालिफाइड फॉर ही लिखा हुआ है या फिर अप्लाइड फॉर में ऐसा आया है कि मतलब जेआरएफ एंड मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर. वो बार बार चेक करना पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था. अपने आपको ऐसा पिंच करने का मन कर रहा होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इतनी ज्यादा खुशी हो जाती है कि हमें बिलीव ही नहीं होता कि यार ये चीज हो रही है. घर पे कैसा रिएक्शन रहा सबका? बहुत ज्यादा अच्छा था. बहुत ज्यादा खुश? तो मिठाई विठाई बांटी? मैम मैं बाहर रह रही हूँ, मतलब घर पे नहीं. अच्छा. तो दिव्या, आप लाइक सबसे पहले तो हमारे जितने एस्पिरेंट्स हैं उनको ये बता दो, आपका लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्वालिफिकेशंस क्या है आपकी, एंड फिर हम आपकी जर्नी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कि हेल्पफुल रहने वाली है अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए, कि कैसे अगर वो जेआरएफ का सोच रहे हैं तो वो कैसे जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं. मैम मैं झारखंड स्टेट से हूँ, चतरा एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, वहीं से मैं बिलोंग करती हूँ. और अभी करंट में मैं एमकॉम बीएचयू से कर रही हूँ, तो मैं यहीं पे रह रही हूँ अभी बनारस में. ये लास्ट सेमेस्टर है मेरा, यहाँ पे एग्जाम चल रहे हैं अभी. तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया. दैट्स ग्रेट, सबसे पहले. और दूसरी चीज, आप घर से लाइक दूर रह रहे हो, मैनेजमेंट टाइम का और सारी चीजों का, एमकॉम का भी साथ में मैनेजमेंट करना, जेआरएफ का भी मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से टफ रहा होगा आपके लिए. तो आपने कैसे सबसे पहले तो मैनेज किया? सबसे मतलब एमकॉम के सिलेबस से भी थोड़ा थोड़ा कुछ मैच कर जा रहा था. मतलब हर सेमेस्टर में कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे, जैसे एचआर हो गया और बहुत सारे मतलब मैनेजमेंट के कुछ कुछ पेपर्स और अकाउंटिंग. ये सब बेसिक बेसिक ही नेट में, मतलब अकाउंटिंग का एक बेसिक पोर्शन ही पूछा जाता है, तो वो सेमेस्टर 1 में ही था. और ऐसे भी पहले ग्रेजुएशन में था, तो ये सबसे भी हेल्प मिला. मतलब ऐसा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते थोड़ी सी चीजें कुछ कुछ आसान भी हो जाती है. मतलब थोड़ा टफ है मैनेज करना, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिलेबस मैथ के चलते आसान हो जाता है. ओके, एंड पेपर 1 एंड पेपर नंबर 2, एक बहुत मेरे ख्याल से प्रिवेलिंग क्वेश्चन रहता है सारे एस्पिरेंट्स का, कि पेपर 1 को कितना समय दिया जाए, पेपर 2 को कितना समय दिया जाए. तो आपने प्रिपरेशन के दौरान इन दोनों में बैलेंस कैसे मेंटेन किया, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी छूटा तो जेआरएफ गया आपका. तो कैसे बैलेंस हाँ, किया? इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन पेपर 1 पे मतलब चाहते हुए भी ज्यादा फोकस नहीं कर पाए थे, क्योंकि कॉलेज का भी एग्जाम और असाइनमेंट ज्यादा ही था. तो ज्यादा फोकस पेपर 2 पे ही था, जो साथ साथ हो रहा था. और पेपर 1 के लिए क्या क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन यूट्यूब से और प्रीवियस ईयर, और कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट का तो अच्छे से नहीं कर पाया था. इन्वायरमेंट हो गया और टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च, ये 4-5 सब्जेक्ट उसका मैंने किया था, लेकिन सारे सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस नहीं हो पाया था. और कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन अच्छे से किया था, क्योंकि उससे 10 क्वेश्चन आराम से अच्छे से हो जाते हैं. एंड कॉमर्स जो मेन सब्जेक्ट है, कैसे मैनेज किया? इसके लिए वही जो कुछ कुछ क्लासेस यूट्यूब से, कॉन्सेप्ट के जो सिलेबस से, मतलब नेट पीजी वाले सिलेबस से मैच नहीं हो रहा था, तो जहाँ पे दिक्कत आई उसको यूट्यूब से देखा और उसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस. और बाकी उस पेपर 2 के लिए भी पीवाईक्यू का वीडियो बहुत सारा किया था. और मतलब पेपर से 5 दिन पहले लगातार प्रीवियस मतलब यूट्यूब से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी मैंने. ओके, सो पेपर 2 मुझे के आपकी लिए. और बात
ओके मुझे आपकी बात से जितना रियलाइज हुआ, पेपर 1 पेपर 2 आपने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ पे, चाहे हाँ पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की बात करें। तो दिव्या, पेपर 1 में ज्यादा, पेपर 2 में क्लास भी किया था और क्वेश्चन। ओके तो कहीं ना कहीं मैं कंक्लूड कर पाऊंगी आपकी बातों से या आपकी स्ट्रैटेजी से कि पेपर 1 हो या पेपर नंबर 2 हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दूसरी चीज जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछना चाहते हैं, जैसे अभी अगर कोई एस्पिरेंट है वो दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहा है, तो एक वो होता है ना कि कितने आवर्स हम डेडिकेट करें, पेपर 1 को कितने आवर्स डेडिकेट करें, पेपर 2 को कितने आवर्स डेडिकेट करें, ऑन एन एवरेज एवरेज स्टूडेंट की अगर हम बात करें, तो आपको क्या लगता है कितने आवर्स डेडिकेट करना चाहिए? जैसे सारे सब्जेक्ट को तो पेपर 1 में एक साथ लेके नहीं चल पाएंगे, तो 2 सब्जेक्ट अगर एक साथ लेके चलते हैं तो 2 से 3 आवर्स पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 में थोड़ा ज्यादा 4 to 5 आवर्स डेली। और फिर एक सब्जेक्ट होते जाता है तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाए तो ठीक है, ओके ऐसा मतलब मेरे अकॉर्डिंग। दिव्या के अकॉर्डिंग दो दो सब्जेक्ट आप एट अ टाइम लेके चल सकते हैं, मतलब आपने भी ऐसे ही किया था, 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम लेके चल रहे थे आप। हाँ मतलब शी इज लाइक वेरी, आई बिलीव, इंटेलिजेंट कि पेपर 1 पेपर 2 दो दो सब्जेक्ट्स एक साथ, यानी 4 सब्जेक्ट्स हो गए, पेपर 1 के 2 पेपर 2 के 2 सब्जेक्ट्स। पेपर 1 का 2 सब्जेक्ट और पेपर 2 का एक ही था। अच्छा पेपर 2 का एक एक ही, ओके तो 3 सब्जेक्ट एट ए टाइम इन्होंने लेके चले अपनी प्रिपरेशन के लिए, और एक एक सब्जेक्ट करके आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते थे। हाँ। ओके सो अगर दिसंबर की हम बात करें, आपको पहली चीज तो कितना क्या लगता है कि कितना टाइम पीरियड सफिशिएंट रहता है एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए? 2-3 महीने में अगर कोई बच्चा चाहे लास्ट के 1 महीने में क्रैक करना, जिसका मान लीजिए कोई बेस नहीं है, वो क्या कर सकता है, या उसका पूरा फाउंडेशन चाहिए 3-4 महीने अपने को पढ़ना पड़ेगा? क्या आपको लगता है कितना टाइम रिक्वायर्ड है? हाँ, बेस नहीं है तो फिर 1 मंथ में नहीं होना पॉसिबल है। मतलब अगर बेस है पहले से और कुछ और की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसी लाइन में, तब ठीक है 2 मंथ में हो जाएगा, लेकिन बेस नहीं होने पे नहीं। उसके लिए ओके मतलब 3-4 आप मंथ कह तो रहे हो कि चाहिए। 2 मंथ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कहीं ना कहीं बेस है ना, जैसे कोई एमकॉम कर यस रहा है या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिनसे इन सब्जेक्ट्स का टच है, तो उसके लिए 2 से 3 महीना काफी है ना? यस। अगर कोई ऐसा, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी फीमेल है या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका कोई बेस ही नहीं है, उनको कितना समय लगेगा ऑन एन एवरेज? क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं जिनका सब्जेक्ट से टच कहीं ना कहीं छूटा हुआ होता है, उनको आपको कितना लगता है कितना समय देना चाहिए उन एस्पिरेंट्स को? मतलब वो पहले तो कुछ ना कुछ मतलब बीच में छूट गया हो लिंक ना, ऐसा। हम्म। हाँ ऐसा हाँ। जैसे होती है ना, फीमेल्स हो गई, मैरिज हो गई, छूट गया बीच हम्म। में से, या एमकॉम हो गया, 1 साल हो गया एमकॉम हुए हुए, अब वो नेट की प्रिपरेशन देने की सोच रहे हैं, तो आखिर उनको कहाँ से आपको लगता है स्टार्ट करना चाहिए? यानी क्या वो पॉइंट है कि यहाँ से अपन स्टार्ट कर सकते हैं? क्योंकि एक जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स को आती है कि शुरू कहाँ से करना है, आखिर इतना वास्ट सिलेबस है, शुरू कहाँ से करना है, कैसे स्टार्ट करना है, और कितना समय लगेगा वो पूरी जेआरएफ की जर्नी तक हमें जाने के लिए, एज पर यू? यस मैम। अब जब लिंक अगर छूट गया हो तो फिर मतलब डायरेक्ट एकदम एडवांस सिलेबस पे नहीं शुरू करना, मतलब जो जो कॉन्सेप्ट है, जो जो सिलेबस है, उस टॉपिक को पहले आइडेंटिफाई करके अगर खुद से अगर हो सकता है जितना रिकॉल करके कर सके तो वो कर ले पहले, और जो समझ में नहीं आ रहा टॉपिक उसका एक जनरल आइडिया तैयार करने के लिए पहले कहीं से भी क्लास नॉर्मली मतलब यूट्यूब पे भी सर्च करे तो बहुत मिल जाएगा। तो एक सारे टॉपिक का आइडिया पहले ले ले, उसके बाद अ, मतलब उसके लिए जो स्पेसिफाइड अगर कोर्स है या क्लास है तो वो कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके एंड जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने ऐसे कहा कि आपने पहले भी एग्जामिनेशन दिया है, तो तब क्या नेट हुआ था आपको क्वालिफाई, या उस टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ था? कुछ नहीं। ओके एंड देन एकदम से दोनों क्वालिफाइड आपका, नेट प्लस जेआरएफ। तो पहले क्या गलती हुई जिसको आपने इस बार इम्प्रूव किया? क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे वो गलती कर चुके होंगे, 94% पे जो आया है, 6% की कैटेगरी में नहीं फॉल कर पाए, तो आखिर वो कौन सी मिस्टेक थी जो आपने करेक्ट कर दी इस बार? क्वेश्चन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की थी पिछले बार मैंने। सही बस बात है आप। कॉन्सेप्ट की बस क्लास करते जाओ और ऐसा लगता कि चलो टॉपिक कर लिए तो इससे जो आएगा वो हो ही जाएगा, लेकिन क्वेश्चन देखने पे पता चलता है कि किस तरह से उस टॉपिक का यूज हो रहा है, ये चीज पहले नहीं करता है। ओके
तो मेरे ख्याल से दिव्या से मुझे बात करके बार बार ये रियलाइज हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बता रही है हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है हमें, ना पेपर 1 में ना पेपर नंबर 2 के अंदर, राइट? ओके। प्रीवियस ईयर और बहुत सारे वो मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस से जाते थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नए क्वेश्चंस हर बार हमारे लिए फ्रेम होते रहते हैं। अच्छा, जैसे हमारे यूजीसी नेट की अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब बच्चे लगाते हैं तो एक चीज हमें देखने को मिलती है कि हर बार पैटर्न चेंज हो रहा है, कुछ नए क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं, कुछ नए टॉपिक से आप कह सकते हैं क्वेश्चन हर बार पुटअप किए जाते हैं। तो उसको कैसे टैकल करें, खासकर कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो हर बार मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चंस के आसपास आपको नए देखने को मिलेंगे, नए टॉपिक्स मिलेंगे, तो हाउ टू टैकल दैट? ऐसा तो मुझे भी लगा था, पर पता नहीं तो मतलब कुछ एक आइडिया लेके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो मतलब ऐसे गेस करके टिक लगा दिया जाता। उसको एब्सोल्युटली, जिसको कैसे हम कहते करें? हैं स्मार्ट वर्क करना, कि जो टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं उन पे फोकस रखा, एंड बाकी टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा गैस वर्क, मतलब स्मार्ट वर्क जिसको हम कहते हैं। ओके, सो दिव्या, आपने कहाँ से लाइक प्रिपरेशन करी? अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो किताबें थी वो आपके लिए काफी मेरे ख्याल से हेल्पफुल रही होंगी, हाँ, यस मैम। नोट्स वगैरह मेंटेन और करी? आप बोल बुक्स रहे थे। वैसे कुछ, हाँ बुक्स ज्यादा तो नहीं, मतलब यही लाइब्रेरी से जो बुक, मतलब कोर्स वाले ही बुक, ऐसे नेट के लिए अलग से कोई बुक नहीं लिया हाँ, था। नेट के लिए अलग से आई बिलीव बुक्स रिक्वायर्ड भी नहीं होती हैं एज सच। पोस्ट ग्रेजुएशन की जो किताबें रहती हैं वो बहुत एक बेस का काम करती हैं, बिकॉज इन डेप्थ जितना पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है दैट इज एग्जैक्टली जो आपका नेट के अंदर इंक्लूड होता है, दैट्स इट। तो जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, बोलते हैं नोट्स कैसे बनाना है, एक बहुत प्रोमिनेंट सा क्वेश्चन होता है नोट्स को कैसे बनाना है, तो आपने नोट्स बनाए? यस मैम, जो क्लास कर रहे थे उसका बुक करते गए थे। ओके, तो नोट्स आपने कैसे, लाइक डिटेल्ड में बनाए, जिस्ट में बनाए, कैसे नोट्स बनाए? शॉर्ट में ही, मतलब पॉइंट वाइज, जैसे कि ऐसा कुछ पॉइंट लिखते जैसे कि अगर उस वर्ड को देख के उस टॉपिक के बारे में जो चीज पढ़ा था, मतलब वो याद आ जाए, इस टाइप का कोई ऐसा वर्ड लिख लेना, या एक लाइन ऐसा लिख लेना जिससे उस लाइन को पढ़ के उस टॉपिक के बारे में क्या पढ़े थे, उस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या पढ़े थे, ऐसा कुछ याद आ जाए, वैसा ही notes शॉर्ट हैंड, मतलब आपने शॉर्ट हैंड नोट्स बनाए एक तरीके से करना। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम रिवीजन के ऊपर पहुंच गए। तो रिवीजन, कितना समय दिया रिवीजन को और कैसे रिवाइज किया? बिकॉज इतने सारे जो टॉपिक्स होते हैं ना, पढ़ते हुए चलते हैं तब तो लगता है बहुत डीप में पढ़ रहे हैं, जब लास्ट मोमेंट रिवीजन करना होता है ना तो उस टाइम समझ नहीं आता कितना रिवीजन करना है, कहाँ से करना है। तो वो एक तो आपके शॉर्ट नोट्स काम आए रिवीजन के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों आपने बनाते हुए चल रहे थे। फिर भी कितनी बार रिवीजन किया, या कितने टाइम पहले से आपने रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था? नहीं मैम, एक्चुअली वो मैंने ईपीएफओ का भी फॉर्म भरा हुआ था उसी टाइम, तो अच्छा। उसका भी एग्जाम होने वाला था, तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था टाइम। तो जस्ट उस बीच में नेट का डेट आया था, तो उसके पहले थोड़ा ज़्यादा टाइम ईपीएफओ में चला जा रहा था। तो नेट का जब डेट डिक्लेयर हो गया था, तो उससे 10 दिन पहले से मतलब हम ज़्यादा, मतलब पूरा टाइम उस पर दे रहे थे, तो जितनी बार हो सके रिविजन ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो और उससे पहले से नहीं कर पा रहे थे ज़्यादा, उससे पहले ईपीएफओ वाले को क्लास कर रहे थे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर आप पहले से कर रहे होते तो आपने कितना फिर परसेंटाइल लाया होता। अगर 99.5 इन्होंने 10 दिन पहले, क्योंकि ये फोकस नहीं कर रहे थे दूसरे एग्जाम पे थे, तो अगर इन्होंने फोकस किया होता तो इनका कितना परसेंटाइल आता? तो पहले किए थे इसलिए थोड़ा सा था बेस, बेस मतलब बहुत तो इंपॉर्टेंट है। एक तो सब्जेक्ट से टच रहा आपका ईपीएफओ में भी, क्योंकि अकाउंटेंसी वगैरह ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, सो आई बिलीव आपका सब्जेक्ट से टच रहा। सो ये एक एडेड एडवांटेज हो जाता है किसी भी एग्जामिनेशन को बीट करने के लिए। एंड जो एस्पिरेंट्स जैसे प्रिपरेशन करते हैं हम कोई भी एग्जामिनेशन की, चाहे आप यूजीसी नेट की बात करें या किसी भी एग्जामिनेशन की, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूं, तो जब आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं 4 से 5 महीना जैसे आप सब्जेक्ट के अंदर लगे हुए हैं, तो कई बार देर इज अ लैक ऑफ मोटिवेशन। जैसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे होते हैं प्रीवियस ईयर के, कंटेंट नहीं समझ में आ रहा होता है, या बहुत ज्यादा वास्ट लग रहा होता है, हमें लगता है हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस आई? एक टाइम पे होता है ना गिव हाँ, अप करने का मन करता है।
हाँ, वो थोड़ी देर तक लगा, पर कभी-कभी ऐसा लगता है, पर फिर सोचे कि चलो जो होगा, फिर से कुछ थोड़ी देर के बाद फिर से शुरू करना है ऐसा। मतलब खुद से ही सोच लेना है कि ऐसे ज़्यादा देर तक इस टाइप से नेगेटिव सोच में नहीं रह सकते, वो ठीक नहीं होगा। अंदर से मतलब ऐसा मोटिवेशन आता है तो फिर से शुरू कभी करना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है कि मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, पता है आपको, मेरे पास में लाइक उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं, कुछ आ रहे होते हैं कि उनको एक टाइम पे होता है ना बहुत ज़्यादा लो फील होने लग जाता है, खास करके जब एग्जामिनेशन की डेट आती है तब, एंड वो गिव अप कर देते हैं लिटरली। मतलब उनको लगता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, सडन एग्जामिनेशन की डेट आई, मेरा इतना सिलेबस छूटा हुआ है, एंड वो लिटरली गिव अप कर देते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ, यही कि गिव अप करने से अच्छा है कि जितनी भी तैयारी है उसको एक मौका दे दिया जाए, मतलब ऐसा कुछ यही कि जितनी तैयारी अभी तक की है, गिव अप करने से अच्छा है कि एक बार देख ले, एक बार चांस ले ले कि चलो ठीक है, जितना किए, जितना हम तैयारी किए उतना तक का रिजल्ट भी आ पाता है या नहीं। और अगर अच्छा भी नहीं हुआ तो बस ये सोचे कि हम इतना ही तैयारी किए थे, तो तैयारी के लिए इस तैयारी के बदले में अगर इतना मिला है तो वो ठीक है, अगली बार और तैयारी करेंगे तो फिर उस हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो इससे ना ही रिजल्ट से डिमोटिवेटेड होना है और ना ही अपने प्रयास। मतलब गिव अप नहीं करना है, एनी हाउ जो ठाना है उसको करना है। अगर जेआरएफ सोचा है तो जेआरएफ करना है अपने को, उसको छोड़ना नहीं है बीच में। हाँ, मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि कम तैयारी हो पाए तो ठीक है, हमको पता है अंदर से कि ठीक है, कम तैयारी हो पाई, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि कम तैयारी हुआ है तो ठीक है, अब इस तैयारी में इतना रिज़ल्ट जहाँ तक सोचे थे वो नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए तैयार रहना है मतलब पहले से। ओके, सो बहुत एक पॉजिटिव नोट के ऊपर हम अपना सेशन एंड करेंगे। मेरे ख्याल से दिव्या ने काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक प्रॉपर रोड मैप दिखाने की कोशिश करी है कि आपको किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं इनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, जो इन्होंने अपनी जेआरएफ की स्ट्रैटेजी यूज करी। एंड अ वेरी लाइक we'll be very thankful, we are actually very thankful to you दिव्या कि आप हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हुए, एंड हमें तो हमारे मैम जितने एस्पिरेंट्स हैं उनको आपने एक गाइडेंस देने की कोशिश करी। तो आप जाते जाते, यानी लास्ट में हमारे सेशन एंड होते होते, आप लास्ट में क्या बोलना चाहोगे हमारे सारे प्यारे प्यारे एस्पिरेंट्स के लिए जो भी अपकमिंग प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहे मैम, सबसे पहले आपको थैंक यू बोलूँगी कि आपने ऐसा मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पे आने के लिए, और सारे स्टूडेंट्स के लिए यही बोलना चाहेंगे कि उम, अपने मतलब एफर्ट्स डालते रहें, और ऐसा टाइम आता है जब मोटिवेशन कम होता है, सबके साथ ऐसा होता है, वो कोई बहुत मतलब अलग बात नहीं है, वो जनरल बात है, तो उसको डील करें ये ऐसा सोच के कि ये जनरली है, सबके साथ है, कुछ ऐसा नहीं कि मेरे साथ हो रहा है, सबके लाइफ में ऐसा पॉइंट आता ही है कहीं न कहीं कि मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो उससे मतलब ज़्यादा देर तक अफ़ेक्टेड ना रखें खुद को, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर से एक गैप लेके फिर से शुरू करें सारी चीज़ों को अच्छे से। हैं। थैंक यू सो मच दिव्या, आपने इतना टाइम निकाला हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आ करके हमारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने की कोशिश करी। सो विल बी हैप्पी टू कनेक्ट विद यू इन फ्यूचर एज वेल हमारे स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए। सो विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, एंड आई होप आप सबको दिव्या की ये जो स्टोरी थी इससे कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर जेआरएफ को क्रैक करने के लिए। सो विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। क्लोज कर दीजिए रिकॉर्डिंग। दिव्या आप कहाँ से हो झारखंड में? मैं सुन नहीं पाई थी चतरा एक्चुअली। चतरा डिस्ट्रिक्ट से। 17 डिस्ट्रिक्ट से, ओके। ये कहाँ पे पड़ती है झारखंड में? झारखंड में हजारीबाग अच्छा, ब्रांच में। हजारीबाग के पास, ओके। हाँ, उससे 2-3 आवर्स की डिस्टेंस पे। तो अब वहां से आके यहाँ पे बीएचयू में स्टडी कर रहे हो अपनी? यस। काफी डेडिकेटेड। कब आए आप बीएचयू? एमकॉम में ही आए हो या इसके पहले आ गए थे आप बीएचयू? नहीं, एमकॉम नहीं, बीकॉम मेरा इग्नू से हुआ है। ओके, तो एमकॉम में आ गए। फ्यूचर क्या सोचा, प्लान?
अभी तो नेट वाला देने के बाद ईपीएफओ का भी तैयारी है, मतलब इसी बार शुरू किया था। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे सोशल साइंस, तो पहले से नहीं पढ़ा था मैंने, तो उसका रिजल्ट तो नहीं हो पाया। और इस बीच नेट वाला आ गया, तो यही करना है। और ऐसे अभी नाबार्ड का भी प्रिपरेशन करती हूँ, स्टार्ट किए। ओके, नाबार्ड के बेस्ट, लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था। मतलब आपने कर दिया है स्टार्ट ब्रह्मांड के लिए? यस मैम, अड्डा 247 से ही मैंने क्लास परचेज किया था नाबार्ड। ओके, जितना आप डेडिकेटेड मुझे लग रहे हो, आई एम लाइक वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आप कुछ बहुत अच्छा अचीव करने वाले हो अपनी लाइफ के अंदर। नो मैटर व्हाट द एग्जामिनेशन या व्हाट द पोस्ट इज, जहाँ पे आपका लक है, जहाँ पे आप कह सकते हैं आपकी किस्मत है, वो आपको लेके जा रही है, बट आप बहुत अच्छा कुछ अचीव करोगे। या लाइक हाईली डेडिकेटेड स्टूडेंट। बहुत रेयर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इतना डेडिकेटेड होते हैं पढ़ाई को लेके। जैसे आपने अभी मेंशन किया ना कि हार जाओ या कुछ हो जाओ वापस खड़े हो जाओ, तो वो जो मोटिवेशन है ना आपके अंदर, आई बिलीव वो आपको बहुत अच्छा कहीं पे लेकर के जाने वाली है। बेस्ट विशेस आपको दिव्या मेरे एंड से। एंड जब भी कभी अचीव करना कुछ, आई होप हम कभी कनेक्ट हो लाइफ एक दूसरे के साथ में इन फ्यूचर एज वेल। सो बाय बाय। बाय।